जूही अपनी जेठानी महक के पास जाती है और उदास खड़ी हो जाती है। जूही को उदास देखकर महक पूछती है, क्या हुआ जूही, तुम कुछ उदास सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही परेशान हूँ मैं। अरे वही तो पूछ रही हूँ कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। अंकित ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? अगर कुछ भी कहा है तो मुझे बता दो, मैं बात करूँगी अंकित से। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस इसलिए परेशान हूँ क्योंकि अंकित जी की तनख्वाह इतनी आती ही नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लूँ। मुझे अंकित जी से कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही परेशान हूँ कि क्या होगा आगे चलकर। तुम कहीं जा रही हो क्या जूही? तुम्हें पैसे चाहिए? वो मेरे दोस्त की शादी है, बहुत अच्छी दोस्त है। अब उसकी शादी के लिए मेरे पास एक अच्छी सी साड़ी तक नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शादी में जाऊँ ही नहीं। अरे ये क्या बात हुई भला? तुम्हारी दोस्त की शादी है और तुम अपनी ही दोस्त की शादी में नहीं जाओगी? उसे कितना बुरा लगेगा, उसके बारे में तो सोचो। दीदी मुझे पता है मेरे दोस्त को बुरा लगेगा, लेकिन मैं ऐसे ही सूती साड़ी में चली जाऊंगी तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। वहाँ हमारे कॉलेज के भी काफ़ी दोस्त आएंगे, सबके आगे मैं बस ऐसे ही जाऊँ? ऊपर से मेरी तो वो सबसे अच्छी दोस्त भी है। अरे तो क्या हुआ, एक काम करो, तुम मेरी साड़ी ले लो, मेरे पास बहुत अच्छी साड़ी है, तुम वो पहनकर अपनी दोस्त की शादी में आराम से जा सकती हो। नहीं नहीं दीदी, मैं आपकी साड़ी का क्या करूँगी? और वैसे भी आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि मैं कभी किसी से मांग कर कपड़े ना पहनूं। इसलिए भाभी कोई बात नहीं है, मत दो ना। आपने मेरे लिए इतना सोचा वही बहुत है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी आदत लगवाई है तुम्हारी माँ ने, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें अपनी दोस्त की शादी में जाना चाहिए और मुझसे ना तुम्हारी ये उदासी देखी नहीं जा रही है। मुझे पता है दीदी, आपको मेरी बहुत चिंता लगी रहती है, लेकिन अब जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, उसका हम कर भी क्या सकते हैं? मैं अंकित से पैसों को लेकर दबाव तो नहीं बना सकती ना। जो है उसमें ही खुश रहना सीखना होगा मुझे। वैसे तुमने कोई साड़ी देखी है क्या? मतलब कहीं किसी दुकान में तुमने कोई साड़ी देखी हो जो तुम्हें पसंद हो, लेने का मन हो लेकिन ले ना पा रही हो? हाँ दीदी, ऑनलाइन देखी है, बहुत अच्छी साड़ी है। सच में उस साड़ी को देखकर ना उस पर दिल आ गया था, लेकिन बहुत महंगी है वो साड़ी, पूरे 5,000 की, इसलिए नहीं ले पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अब तुम्हारा इतना मन है ना अपनी दोस्त की शादी में जाने का, तुमने अपने कपड़े तक तय कर लिए थे, तो अब तुम्हें जाना चाहिए शादी में भी और वो साड़ी भी लेनी चाहिए। लेकिन कैसे दीदी? तुम्हें साड़ी लेने के लिए पैसे मैं दे दूंगी। अब तो चिंता वाली कोई बात नहीं है ना, अब तो तुम खुशी खुशी जाओगी ना। लेकिन दीदी मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? और मैं अगर वो पैसे आपको वापस लौटा नहीं पाई तो? अरे मुझे पैसे वापस चाहिए भी नहीं, तुम्हारा मन है शादी में जाने का, तुम्हारी खास दोस्त की शादी है, तो तुम बस अपनी दोस्त की शादी पर ध्यान दो, और हम एक परिवार है, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। थैंक यू दीदी, आप सच में बहुत बहुत अच्छी है। देवरानी के लिए आप इतना सोचती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं जाकर ना वो साड़ी ऑर्डर कर देती हूँ। जूही बहुत खुश थी, वो अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, जिठानी को पागल बनाना सबसे आसान काम है, बस थोड़ा सा बोला कि मैं परेशान हूँ, 5,000 रुपये मिल जाएंगे। वाह जूही, किस्मत हो तो तेरे जैसी। जूही अपनी जेठानी को ऐसे ही कई बार पागल बना चुकी थी। कुछ दिनों बाद जूही जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जब जूही का हालचाल लेने महक उसके कमरे में जाती है तो, अरे दीदी आप यहाँ, कोई काम था क्या आपको मुझसे? कोई काम होगा क्या तभी मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ? तुम अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं आई, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? अब हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है। वो मायके से ना मेरी माँ का फ़ोन आया था, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, तो बस इसीलिए मन उदास हो गया। क्या, तुम्हारी माँ को दिक्कत हो रही है और तुम अभी तक यहीं हो? चलो जाओ अपनी माँ के घर, कुछ दिन वहीं रहना, जब तक तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक ना हो तब तक मत आना, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगी। दीदी बात तबीयत की नहीं है, वो मेरी माँ किराए के घर में रहती है ना, अब उनका काम छूट गया है तो किराया देने के पैसे भी नहीं है। मकान मालिक उन्हें घर खाली करने की धमकी दे रहा है। हाय, ये तो बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारी माँ के साथ। तुम यहाँ रहकर क्या कर रही हो? जाओ अपनी माँ के पास। मैं अपनी माँ के पास जाकर भी क्या कर लूँगी दीदी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि माँ के घर का किराया दे पाऊँ, इसलिए मैं ना कहीं नहीं जा रही।
और इसलिए मेरा कमरे से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। तुम्हारी माँ इतनी बड़ी परेशानी को झेल रही हो और तुम ऐसी बात कर रही हो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, 2 महीने का पूरा किराया दे देना, और हाँ, अपनी माँ के लिए कुछ खाने के लिए भी फल वगैरह लेकर जाना। महक बिना कुछ सोचे पैसे अपनी देवरानी को दे देती है और देवरानी उन पैसों से खूब मज़े करती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद महक अपनी सास सुजाता के पास जाती है और कहती है, माँ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो क्या ना घर का राशन ख़त्म हो गया है तो वही लाना है। अरे बहू, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने घर का राशन भरवाया था। माँ जी राशन तो अब ऐसे ही ख़त्म होता है जैसे आपको चाय पसंद हो। अरे चल कोई बात नहीं बहू, अब ख़त्म हो गया है तो क्या कर सकते हैं। मैं तुझे पैसे दे देती हूँ, सारी ज़रूरतों का सामान ले आना। माँ जी थोड़े ना पैसे ज़्यादा देना, वो क्या है ना मुझे देवरानी के लिए भी कुछ लेना है। बड़े दिन हो गए मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया। वाह बहू, कितनी समझदार है तू, अपनी देवरानी के लिए भी कितना सोचती है। सच में तेरे जैसी जिठानी मिलना आसान नहीं है। माँ जी अब तो मैं जूही को मिल गई हूँ ना, अगर जूही को नहीं मिली होती तो इस बारे में सोच भी लेती। तो पागल, चल मैं तुझे पैसे दे देती हूँ, अपनी देवरानी के लिए ले रही है तो अपने लिए भी कुछ ले लियो। सबके लिए इतना ना सोचती है, अपने पर भी ज़रा ध्यान दे। ठीक है माँ जी, अगर पैसे बच गए तो मैं ले लूँगी अपने लिए भी कुछ। अरे बहू बचेंगे तो अपनी देवरानी के लिए लियो, सबसे पहले तो अपने लिए देखियो। सुजाता से पैसे लेकर महक अपने कमरे में जाती है और पैसे गिनने लगती है। काफ़ी पैसे मिल गए इस बार तो, राशन तो पूरा है ही, क्या ही लाना। अब इन पैसों की मैं अच्छे से शॉपिंग करूँगी, कितने सारे कपड़े लेने हैं अभी तो मुझे। महक खुद से बात कर रही थी तभी वहाँ जूही आ जाती है। दीदी आप इतनी अच्छी हो, हमेशा मेरी मदद करती हो, आपका दिल कितना बड़ा है। वैसे दीदी एक बात तो बताओ, आप इतने पैसे लाती कहाँ से हो? अरे बस थोड़े बहुत जमा कर लेती हूँ, अपने लिए कोई सामान नहीं लेती तो हो जाते हैं जमा। लेकिन तुम यहाँ कुछ मदद चाहिए क्या जूही तुम्हें? दीदी अब तो झूठ मत बोलो, मैंने आपकी और माँ जी की पूरी बात सुन ली है। आप कितनी तेज़ हो दीदी, मुझे अब तक लग रहा था कि आप खुद से मुझे ये पैसे दे रही हो, लेकिन आप तो माँ जी से लेकर ही मुझे पैसे दे रही थी। तुम भी ना जूही, अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो मैं अपनी जेब से तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे अब तक लग रहा था कि मैं ही अपनी जेठानी को पागल बना रही थी, लेकिन यहाँ तो आप ही मुझे पागल बना रही थी। डेढ़ शानी हो आप तो जेठानी जी। अब इसमें तो कोई शक नहीं है। दीदी मेरे लिए भी कुछ पैसे मांग लो ना माँ जी से, माँ जी ने तो अपनी तिजोरी में भर रखे हैं पैसे, मुझे देती ही नहीं है। अरे माँ जी आसानी से पैसे नहीं निकालती, तभी तो बहाने बनाकर निकाल लेती हूँ मैं। जूही को अपनी जेठानी के बारे में जब सब पता चलता है तो फिर वो कभी अगर अपनी जेठानी से पैसे मांगती तो सीधा यही कहती कि वो सास से पैसे मांगे। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अंकित घर आता है और सुजाता अंकित से कहती है, अरे बेटा इस बार तेरी तनख्वाह अब तक आई नहीं। माँ वो इस बार थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन भैया की तो तनख्वाह आ गई होगी ना? हाँ उसकी तो आ गई है, मैंने सोचा तुम दोनों की तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपने लिए कान का कुछ बनवा लूँगी। कोई बात नहीं माँ, कुछ दिन में आ ही जाएगी, तब बनवा लेना। अंकित और सुजाता की बात दोनों बहुएं सुन लेती है और ये सब सुनने के बाद जूही महक से कहती है, दीदी आपने तो अब तक माँ जी से ऐसे ही कई पैसे ले लिए, मतलब इनडायरेक्टली आपको ही मिले, आपके पति के पैसे और मेरे पति के पैसे मुझे। हाँ मुझे नहीं पता था कि माँ जी हमारे पति के ही पैसे मुझे दे रही थी। मैं शानी हूँ तो मुझे मिल जाते हैं अपने पति के पैसे। जूही और महक को सब पता चल जाता है कि आखिर पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। घूम फिर के दोनों को अपने अपने पतियों के ही पैसे मिल रहे थे। घर की परंपरा होती है कि सास बहू को संस्कार देती है और घर के कायदे सिखाती है, लेकिन क्या हो जब बहू। ये क्या है माँ जी, आप कैसी गृहस्थी चलाती हैं? मैं देख रही हूँ सब कुछ फैला हुआ है, ऐसे कौन घर रखता है? अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक कर दूंगी। अरे क्या बिखरा है बहू, इसी घर को तो देखकर तेरा बाप शादी तय कर गया था। गलत फहमी माँ जी, गलत फहमी। वो घर के अंदर के रख रखाव और सजावट को देखकर नहीं, बल्कि ये जो 3 तल्ला का बिल्डिंग है ना, इसे देखकर शादी तय करके गए थे पिताजी, समझी?
बहू लग जाती है सामान इधर उधर करने में। वो सास को हर बात पर बेइज्जत करती। चल बेटा खाना खा ले और पापा को भी बुला ले। बहू हम खाना खाने बैठ रहे हैं, तू रोटी बना बना कर देती जा। ये कैसी बात करती माँ जी, पूरा परिवार साथ बैठकर खाएगा और मैं रोटियां बनाऊंगी? देखो कल से क्या करती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं शीतल, मैं और पापा तो सीधा तवे से उतरती रोटियां ही खाते हैं। बचपन से माँ ने यही आदत रखी है रोटियां खाने की। यही कहना चाहती हूँ मैं कि जितनी गंदी आदतें हैं ना, वो तुम्हारी माँ ने तुम लोगों में डाली है। कैसे बहू, क्या परिवार को गर्म खाना खिलाना गलत बात है? शीला जी आप ही मेरे और रोहित के लिए रोटियां बना दे। सास जैसे ही उठती है बहू जोर से चिल्लाती है, नहीं, कहीं नहीं जाएंगी आप, बैठ जाइए, खाना खाइए। कल को देवर जी की बीवी आएगी, फिर क्या? घर की परंपरा बदलना जरूरी है, खास कर तब जब वो इतनी बुरी हो। कोई कुछ नहीं कहता। आखिर क्यों कोई घर पर क्लेश करे। वो लोग शांत हो जाते हैं। अगले दिन से बहू रोज ढेर सारी रोटियां पहले ही बनाकर टेबल पर रख देती है। अरे आप लोगों ने तो खाना खाया ही नहीं, ये सारी रोटी बची है, इनका क्या होगा? शीला मुझसे तो नहीं खाई जा रही, बस मैंने एक खा ली है। हाँ माँ, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, मैं कुछ और खा लूँगा। सास बहू के पास जाती है। देख शीतल, इस घर में गिन कर रोटी बनती थी और एक भी नहीं बचती। न बासी खाना खाना होता न फेंकना, लेकिन आज तो सारी रोटियां ऐसी की ऐसी पड़ी है। अरे क्या करेंगे इन रोटियों का जो तुमने बनाकर ऐसे ही रख दी है? रात को तेल लगाकर गरम कर दूंगी माँ जी, फेंकूंगी थोड़ी ना। अब धीरे धीरे सभी को इस खाने की आदत तो डालनी ही होगी। लेकिन लोगों को ठंडी रोटी खाने के बजाय ना खाने की आदत हो जाती है। और एक दिन, पेट में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मैं अस्पताल होकर आता हूँ। पिताजी रुकिए, मैं भी चलता हूँ, आजकल कमजोरी बहुत रहती है। अब जब दोनों खाना नहीं खाओगे तो यही होगा ना। तभी बहू चिल्लाती है, क्या है माँ जी, ये क्या कर रखा है आपने? हाय रे, आपने तो सच्ची घर की हालत ही खराब कर रखी है। ये रसोई के डिब्बे और बर्तन कोई ऐसे रखता है क्या? स्टोर भी भरा पड़ा है फालतू के सामानों से। कुछ साल बीतते हैं। बहू का प्रकोप पूरे घर पर हावी रहता है। वो सास को कुछ समझती ही नहीं है, बस खुद ही सारा काम करती, ना किसी की सुनती ना मानती। एक रोज, अरे खुशी की बात है, संजय की यहाँ नौकरी लग गई है, अब वो यहीं रहेगा हम लोगों के साथ। अरे वाह, देवर जी आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ पापा उनकी शादी कर दो। नहीं नहीं, एक से ही हम लोग इतने परेशान हैं, दूसरे की शादी की तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी संजय आ जाता है। वाह माँ, क्यों नहीं करोगी मेरी शादी? वैसे अच्छा है ना माँ, मैं बिना शादी के ही ठीक हूँ। तभी वहाँ शीतल आती है। घर देख रहे हैं ना देवर जी, कुछ अलग नहीं लग रहा आपको? हाँ भाभी, समझ में नहीं आ रहा कि घर है कि म्यूजियम। किसने किए इतने चेंजेस और ज़रूरत क्या थी? बस यही तो बात है, आप लोगों को माँ जी की मिसमैनेज वाली लाइफ की आदत है ना, और ये है परफेक्ट, इसलिए आपको कुछ अलग तो लगेगा ही। कैसी बात कर रही है भाभी? हमारे पूरे फैमिली में माँ से लोग टिप्स लेने आते थे घर को ठीक से चलाने के लिए। खैर, कुछ दिनों के बाद देवर की शादी हो जाती है और शादी के बाद, हे भगवान, माँ जी बुरा मत मानना, ये कैसे घर रखा है आपने और जेठानी जी ने मिलकर? ये बोलकर वो सास को आंख मार देती है। हाँ हाँ बहू, अब तू भी देख ले कैसे रखना है घर को, मेरा तो जमाना चला गया। देवरानी सारा घर सास से पूछकर वैसे ही कर देती है जैसा सास के जमाने में था। जेठानी सोकर कमरे में आती है तो हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये किसने किया? ऐसे घर थोड़ी ना रखना है। अरे सोफा कहाँ है, टीवी कहाँ है, और ये किचन? जेठानी जी, किचन को तो आप भूल ही जाइए, ये मेरा इलाका हो गया है आज से। ये देखिए कैसे कैसे सामान रखा था, पता ही नहीं चल रहा था कि दाल कहाँ है, चीनी कहाँ है। वो तो भला हो माँ जी का जो समय से उठकर गाइड कर दिया कि कौन सी चीज कैसे रखी जाती है। कैसी बात कर रही हो? माँ जी ने? अरे इन्हें तो खुद ही कुछ नहीं पता। अरे पूछेंगी तब तो पता चलेगा ना। देखिए कितना अच्छा घर रखना आता है माँ जी को।
माँ जी, आपको जेठानी जी को कुछ तो सिखाना चाहिए था। अब हर लड़की सब कुछ पढ़ लिख कर तो नहीं आती है ना। ए हेलो, मैंने सिखाया है माँ जी को सारा। अरे बस भी करिए भाभी, इतने जोक्स एक ही दिन में कैसे सुना लेती हैं आप। चलिए, मैं चली रात के खाने की तैयारी करने। रात को पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। ससुर जी रोटी का डिब्बा खोलते हैं, पर अंदर कोई भी रोटी नहीं होती। अरे बहू, रोटियां कहाँ है? तेरे ससुर जी को चाहिए। देखा, मैं कम से कम रोटी बनाकर रख तो देती थी, इतना इंतजार तो नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो रोटी के लाले पड़े। अब बताओ। तभी छोटी बहू गर्मा गर्म रोटी प्लेट में लेकर आती है। ये लीजिए पापा रोटी। ठंडी रोटी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अरे रश्मि, मुझे भी। हाँ भैया, सभी के लिए गरम रोटी है, ला रही हूँ मैं। अरे चल बेटा, मैं तेरी मदद करती हूँ। हाँ, मुझसे तो ये गरम रोटी वाले नाटक को करने की उम्मीद भी मत रखना। सास और देवरानी मिलकर सबको खाना खिला रहे होते हैं कि जेठानी बोल पड़ती है। अरे मेरी रोटी कहाँ है? देना भूल गए क्या? भाभी, वो माँ बता रही थी कि सुबह में आपने बहुत सारी रोटियां बना दी थी। वो तो किसी ने खाई नहीं। रुकिए, उसी में तेल लगाकर गरम कर देती हूँ। वो जेठानी को पुरानी रोटी में तेल लगाकर दे देती है, जो ताजी फूली फूली रोटियों के सामने बासी फीकी सी लगती है। वो एक रोटी। हाँ, एक क्या, तेरी तो 10 रोटी बनी रखी है, किसी ने खाई ही जो नहीं है। वाह भाई वाह, मजा आ गया खाना खाकर। सच्ची बहू, बहुत दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया। हाँ पापा, अब दवाई का भी खर्चा बचेगा सो अलग। जेठानी बेचारी, जो कल तक सास पर सवार रहती, उसकी देवरानी उससे भी 4 हाथ आगे निकली।